हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है और चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है ना, और बहुत ही अनकंसेप्चुअल नहीं कहा जाए, इसे कंसेप्चुअल कहा जाए, क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अगर फोकस नहीं करेंगे तो फिर समझ में तो आएगा लेकिन वही आएगा जो आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्त मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्त, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा कि जो मैग्नेट है उस पर करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? ठीक है ना, मैग्नेट इज एनी सबस्टेंसेस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सबस्टेंसेस। मैग्नेट इज अ, सिंपली कह सकते हैं आप, मैग्नेट इज अ एनी सबस्टेंसेस, कोई भी सबस्टेंसेस होता है। ठीक है, जो क्या करता है आपका आयरन पार्टिकल्स को या आयरन लाइक पार्टिकल्स को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। क्लियर है, तो लिखेंगे हम लोग मैग्नेट इज एनी सबस्टेंसेस magnet is any substances which attract the iron or iron like substances. ठीक है, any substances, ठीक है, that attract iron or iron like substances is called मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, यानी सिंपली आप कह सकते हैं मैग्नेट एनी सबस्टेंसेस व्हिच अट्रैक्ट द आयरन और आयरन लाइक सबस्टेंसेस। ठीक है, जिस भी सबस्टेंसेस आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करे वो आयरन पार्टिकल्स क्या कहलाएगा। ठीक है ना, वो आपका आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की जो फिनोमिना है, जो सबस्टेंसेस है, उसको हम कह सकते हैं मैग्नेट। ठीक है, अब जरा फोकस कीजिए, यहाँ पर आपका आता है नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, एक आता है नेचुरल मैग्नेट। अब यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट के बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं लोड स्टोन के बारे में। ठीक है, हम कह सकते हैं लोड स्टोन इज अ, देखिए जरा, लोड स्टोन इज अ फॉर्म ऑफ आयरन, फॉर्म ऑफ आयरन is called, lodestone is a form of iron. ठीक है ना, is called मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों, lodestone is a form of iron is called मैग्नेटाइट। क्लियर है कि नहीं है? और इसी को नॉर्मली कह सकते हैं इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। इसको कह सकते हैं इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। कौन है, कौन सा? लोड स्टोन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लोड स्टोन को भी कह सकते हैं हम लोग क्या, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि यार मैग्नेट तो ठीक है, ऐसे सबस्टेंसेस है, कोई भी सबस्टेंसेस जो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करे। अब बात यहाँ पर आती है कि ये सबस्टेंसेस किस टाइप के हो सकते हैं। ये सबस्टेंसेस जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, वो किस किस टाइप के सबस्टेंसेस होते हैं। वो नॉर्मली दो तरह के सबस्टेंसेस होता है, एक होता है मैग्नेटिक सबस्टेंसेस और एक होता है नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, एक हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक सबस्टेंसेस और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक। चलिए हम लोग दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। अच्छा, अब मैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होगा, देखिए नाम से पता चलता है दोस्तों। ठीक है ना, नॉर्मली ऐसे सबस्टेंसेस जो आयरन पार्टिकल्स को अटैक करें।
ठीक है ना, हम कह सकते हैं दो सबस्टांसेस which attract, देखिए दो सबस्टांसेस which attract, ठीक है, by a magnet, is called magnetic substances, ठीक है दोस्त। ऐसे सबस्टांसेस जो सिंपली क्या होता है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सबस्टांस। एग्जांपल के तौर पर समझा दूँ आपको, जैसे मान लीजिए बात करते हैं किसका, आयरन का, जैसे हम बात करते हैं किसका, सिंपली, ठीक है, नॉर्मली अगर आप बात करें तो निकेल की बात कर लीजिए, ठीक है, स्टील की बात कर लीजिए, ठीक है, कोबाल्ट की बात कर लीजिए, ये सब, ठीक है। अगर हम सिंबल की बात करें थोड़ा, तो आयरन का होता है Fe और स्टील क्या है, अलॉयज है, इसलिए इसका सिंबल नहीं होता है। निकेल का सिंबल क्या होता है दोस्त, Ni, और कोबाल्ट का होता है Co, ठीक है दोस्त। ये अब स्टील का सिंबल क्यों नहीं हुआ, स्टील का सिंबल क्योंकि स्टील जो है ये अलॉयज है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं थोड़ा। हाँ बात है नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस, ठीक है, देखिए जरा, नॉन मैग्नेटिक, सिंपली बात करते हैं ऐसे सबस्टांसेस जो मैग्नेट को द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता हो, ठीक है। हम कह सकते हैं दो सबस्टांसेस which do not attracted by magnet is called non-magnetic सबस्टांसेस, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसे सबस्टांसेस जो मैग्नेट के द्वारा क्या हो जाए, अट्रैक्ट ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस, ठीक है। सिंपली अगर हम बात कर लें तो क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है दोस्त, ग्लास हो सकता है, पेपर हो सकता है, ठीक है। और सिंपली अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे और भी आ सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। ये आपका होता है नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस, क्लियर है कि नहीं, इसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस। अच्छा, तुम्हारे मन में होगा कि सर अगर एक दो और लिखें तो लिख लो बेटा, ब्रास लिख लो, ठीक है, एल्युमिनियम ले लो, ठीक है, ये सब को कहते हैं, ये सब सबस्टांसेस क्या है, नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है। चलिए अब तक हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि कौन सा मैग्नेट क्या होता है सिंपली, और कौन कौन से जो सबस्टांसेज है जो मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक नहीं है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मैग्नेट में है क्या, क्या ऐसा है, मैग्नेट क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, मैग्नेट से क्या क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मली, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में सबसे पहला चीज जो है कि दुनिया के जितने भी मैग्नेट्स हैं सबके पास दो पोल होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। देखिए every magnet has two poles, ठीक है। फर्स्ट जो बनते हैं दोस्त इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो दूसरा होगा इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है दोस्त, नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अगर हम बात करें सिंबल से बात कर लें
अगर ये मैग्नेट है दोस्त, ठीक है, तो इस मैग्नेट में ये जो पोल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है साउथ पोल और इसी को बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है दोस्त, देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, मैं दुनिया पूरे ब्रह्मांड की बात करता है, जितने भी मैग्नेट होंगे सबके पास क्या होगा, दो पोल होते हैं, एक होगा साउथ पोल और दूसरा होगा नॉर्थ पोल। क्लियर है कि नहीं है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये है कि इस मैग्नेट को जितनी बार ब्रेक करोगे ना उतने पोल्स क्रिएट होगा। इस मैग्नेट को जितनी बार ब्रेक करोगे उतने पोल्स क्रिएट होगा। अब क्या हो सकता है, जरा फोकस करो। अब मान लो, देखो ये मैग्नेट है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब सिंपली इसके पास पोल थे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके पास दो पोल कौन कौन सा, एक यहाँ पर था आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल और यहाँ पर था एक साउथ पोल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसका, जो खासियत ये बता रहा हूँ मैं, कि ये जो दो पोल है ना, ये पोल फिक्स होते हैं दोस्त। इसके बाद जितनी बार ब्रेक करेंगे ना, माने जितनी बार आप ब्रेक करें उतने ही पोल्स क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, अगर मैंने कहा इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं इस पोल्स को, देखिएगा आपने कितने हिस्सों में तोड़ लिया है, 4 हिस्सों में तोड़ा है। मान लीजिए 1 पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब होता क्या है ना कि जितने बार इसको ब्रेक करोगे उतने पोल्स क्रिएट होंगे। पोल्स कैसे क्रिएट हो रहा है, ये नॉर्थ पोल तो ये होगा साउथ पोल, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, फिर ये बनेगा साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। तो बोला जितने बार आप ब्रेक करते हैं उतने क्या हो रहा है, इसमें पोल्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर फोकस कीजिए, जो साउथ पोल था वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो जो दो पोल है ये चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात बनती है क्या कि दो पोल अपने आप में चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है, बाकी जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज और बन के आता है, और ये प्रॉपर्टीज क्या बन के आता है, जरा फोकस कीजिए। यहाँ पर होता है क्या कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। यहाँ से जो प्रॉपर्टीज बन के आता है ये होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, like poles repel each other। याद करिए जब आपको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम लोग चार्ज के बारे में जिक्र किए, और चार्ज के बारे में जब जिक्र किए थे उसमें कंप्लीटली हमने आपको बताया था कि अगर सिमिलर चार्ज हो तो क्या और डिसिमिलर चार्ज हो तो क्या, मतलब लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। लाइक का मतलब क्या हो गया, अब लाइक का मतलब होता है सिमिलर, तो जब सिमिलर पोल होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। सोचो चार्ज वाले बात से याद कर लो, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। रिपल का मतलब क्या हो गया, सिंपली अगर हम बात करें, अगर ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और यहाँ पर एक मैग्नेट लाते हैं आप इस तरह का, ठीक है दोस्त, और ये अगर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये इस तरफ लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। ये अगर मान लो मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रही है 1 और ये 2, किसकी वजह से लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, किसके 1 पर लगा रहा है। क्लियर, देखो एक दूसरे का। इसीलिए यहाँ से क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, F12 इज इक्वल टू F21। देखो जरा, यहाँ पर भी न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाई होते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, समझ लो ना बात को। यहाँ पर भी कूलम्स लॉ होते हैं, तो कूलम्स लॉ में परेशान नहीं होना आपको। आपको करना क्या है कि जब आप नॉर्मली ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने बॉडी के मास लिए थे, ठीक है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें आपने चार्ज लेते हो, ठीक है, और यहाँ आप पढ़ रहे हो मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट करा रहे हैं आप, ठीक है ना। अगर ये रेस्ट पर होता तो ये क्या बन जाता आपका, नॉर्मली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी हम लोग पढ़े मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें कि यहाँ पर दो तरह के क्या है, फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, और न्यूटन का थर्ड लॉ जब लग रहा है तो यहाँ पर आपका यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने फाइंड आउट करा था उसी के फॉर्म में आप यहाँ से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और इसको कैसे, ग्रेविटी यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना दोस्त, आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर आपने मास लिए थे, यहाँ पर दो
पोल्स लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स की बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, तो आपने देखा कि दो सिमिलर पोल्स होंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहीं पर हम बात कर रहे थे ना कि अब इस सिचुएशन में क्या बन सकता है। मान लीजिए यहाँ पर दो मैग्नेट आप लाए और दोनों मैग्नेट के सिचुएशन में ये जो पॉइंट्स था, ये वाला पोल ये आपका है साउथ और ये वाला हो जाता है नॉर्थ। जरा फोकस कीजिए, सेकेंड मैग्नेट है ये, ठीक है ना। अगर हम इसको बात करते हैं, ये दूसरा कोई मैग्नेट है, तो इस सिचुएशन में तो इसमें भी ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसके जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा डिस्टेंस, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो आप याद रखें, जब भी लाइक चार्ज, लाइक पोल्स की बात करें, लाइक पोल हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी और बात करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि आपको ख्याल होगा कि उस समय बहुत पहले कोई इस तरह का, ठीक है, कोई डिवाइस नहीं थी, तो फिर वास्को डी गामा कैसे आ गए इंडिया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। उस समय ट्रेड के लिए आए थे ना, पता ही होगा। ठीक है, हमसे आप बेहतरीन, आप लोग SST वगैरह जानते होंगे। ठीक है, उस समय क्या किया था उसने, एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया था, बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब होता है लटका देना, हैंग कर देना। क्लियर है? चलिए, अब उसने जब सस्पेंड किया ना, तो सिंपली क्या हो गया कि उसके जो डायरेक्शन था ना, जो मूवमेंट था ना, वो हो गया साउथ नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ को मूवमेंट करने लग गया। उसने इंडिकेशन दे दिया कि अब किस तरफ साउथ हो रहा है, किस तरफ नॉर्थ हो रहा है। फिर उसके हेल्प से अपना क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को बनाता चला गया, चेंज करता चला गया। जब उसकी इच्छा थी जहाँ पर जाने की, वो अपने हिसाब से मूवमेंट कर लिया। ठीक है, हम यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आप देखिए, फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। ठीक है, ये हो सकता है कि अ freely suspended bar magnet, देखिए, a freely suspended bar magnet aligns, ठीक है, aligns itself। ठीक है, a freely suspended bar magnet aligns itself। क्या करता है ये, ठीक है, नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या करता है ये, नियरली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, विथ नॉर्थ पोल, देखिए, विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स north direction and south pole towards south direction। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए इसको सस्पेंड कर दिया गया, अगर इस तरह से आप कहते हो, ये थ्रेड है और ये मैग्नेट दे दिया इस तरह का, तो आपका ये क्या बन रहा है, नॉर्थ, और ये क्या बन रहा है, साउथ। इस तरह से क्या हो रहा है, ये हैंग हो रहा है, मूवमेंट है इसका। देखिए, मूवमेंट है ये, समझ रहे कि नहीं, ये मूवमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको ढंग से दिखा दूँ, थोड़ा ये मान लीजिए इस पार्टिकल को आपने इस तरह से किया, तो ये नॉर्थ और ये हो गया साउथ। और देखिए, ठीक है, इस तरह से ये मान लो क्या हो गया, नॉर्थ, और ये क्या हो गया आपका ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये हो गया साउथ। इस तरह से तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, एकदम नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसा मूवमेंट आएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से नॉर्थ कर दें इस तरह, तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये कैसा मूवमेंट करेगा, ऐसा मूवमेंट। क्लियर है?
यानी सिंपली अगर किसी भी एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट को, किसको, बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद यानी हैंग किया, तो कैसा वो मूवमेंट दिया, नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? चलिए अब देखिए थोड़ा हट के बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि नॉर्मली अभी जस्ट आपने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। यानी किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना किसके कारण, करंट की वजह से, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो हम लोग इसको लिख लें जरा, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसको, द जनरेशन ऑफ magnetic field, okay, the generation of magnetic field around a, the generation of magnetic field around a conductor when the direct current, इसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट क्या बोलते हैं, DC is passed through it, is passed through it, is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? यानी क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर आप क्या करते हो, आप डीसी को यानी डायरेक्ट करंट को पास करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपका क्या बनता है, फिनोमेना पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। सिंपली जो मैग्नेट है वो बनता किस चीज का है मेरे भाई, बात यहाँ पर आती है। हम दो तरह की बात करते हैं, एक तो आर्टिफिशियल की बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम आर्टिफिशियल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपली तो कह सकते हैं हम मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियली। देखिए स्पेलिंग चेक करते रहना, ठीक है। CI होना चाहिए यहाँ पे, CFICI। आर्टिफिशियली किससे होता है, ठीक है। ये आपका जो बनता है नॉर्मली, ये बनता है मैन मेड आर्टिफिशियली मैग्नेट, मेड बाय, ठीक है, आयरन, याद रखना थोड़ा, ठीक है। आयरन हो गया, फिर स्टील हो गया, सर्टेन स्टील एंड, और क्या यूज हो सकता है, निकेल, क्या ऑलमोस्ट निकेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर बात करते हैं क्या, अलॉयज की बात करते हैं, ठीक है। अब अलॉयज क्या होता है यहाँ पर, सिंपली देखिए मेटल क्या मेटल से बनता है, मेटल या नॉन मेटल से बनता है, ठीक है, नॉन मेटल या नॉन मेटल से बनता है। फोकस कर लेना इसको। जो एलॉयज होते हैं लोग किससे बनते हैं, या तो मेटल मेटल से या मेटल नॉन मेटल से, ठीक है, या फिर इससे नॉन मेटल को मिलाने से। इनको इनके जो मिश्रण होते हैं, इसके जो मिक्सचर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, सिंपली। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। और टॉपिक आपका है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने वाले आज हम लोग, ठीक है। देखिए जरा समझते रहना इन चीज़ों को। जो डाउट बने आप बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हो इस डाउट को, ठीक है, क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए जरा
फील्ड की बात करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, जरा सोचो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? सोचो जरा, वीडियो पॉज करो और सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड हो क्या सकता है यार। फील्ड का मतलब क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या नॉर्मली, कहते हैं तो फोर्स, एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसा रीजन, जिस रीजन पर, जिस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जर्ट होना, फील होना स्टार्ट हो जाए, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब इसको सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं, द एरिया अराउंड विच अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सर्ट और एक्सपीरियंस्ड। मतलब सपोज मान लो, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा। द एरिया अराउंड विच, देखिए द एरिया अराउंड विच, ठीक है, द एरिया अराउंड विच वेयर, द एरिया अराउंड विच where at that point, where at that point magnetic force can be experienced। ठीक है, मतलब उस रीजन या एरिया, यहाँ पर एरिया की जगह कहीं कहीं रीजन भी आता है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, रीजन भी आता है। मान लीजिए सपोज एक मैग्नेट यहाँ पर है, समझना जरा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो समझना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसकी बात करने जा रहे हैं। द रीजन या एरिया अराउंड बीच वेयर, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स क्या करे, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स दो तरह के होंगे, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव या फिर बनेगा रिपल्सिव। अब तुम्हारे विचार से होना चाहिए या क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली अगर अट्रैक्टिव की बात कर रहा है, दैट मीन्स बात ये बन रहा होगा कि दो पोल जो है वो सिमिलर होगा, ठीक है, तब रिपेल हो जाएगा। अगर दो पोल क्या हो जाए, अगर डिफरेंट हो जाए तब अट्रैक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स दो तरह के, एक बनेगा आपको अट्रैक्टिव, दूसरा होगा रिपल्सिव। रिपल्सिव कब बनेगा? रिपल्सिव तब बनेगा जब मान लो दो सिमिलर चार पोल्स आ जाए, सिमिलर पोल्स आ जाए, यानी नॉर्थ पोल आ जाए या साउथ पोल आ जाए, तब वहाँ पर क्या होगा, आपका एक दूसरे का रिपेल करेगा। क्लियर है? और अट्रैक्टिव क्या होगा, जब मतलब डिसिमिलर पोल्स आ जाए, मतलब कहते हैं अनलाइक पोल्स आ जाए। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको ये सब बात है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, सपोज अब मैग्नेटिक फील्ड पर फोकस कीजिए, हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं, इसमें फोकस कीजिए। अब आता क्या है, एक ऐसे रीजन, जिस पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए। मान लो ये मैग्नेट है और यहाँ पर आप एक कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ला रहे हो पी पॉइंट पर, ठीक है। देखो एक मैग्नेट है ओ पॉइंट पर और एक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आप पी पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर आप यहाँ से ला रहे हैं क्यू पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। तो जिस पॉइंट पर आप ला रहे हो, तो ये जो सिंपली आप इस पॉइंट पर लाए हैं, ये तो इतने ही रेडियस, इतने ही डिस्टेंस पर आपका क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। एकदम फील्ड, देखो ना ग्राउंड टाइप का, क्रिकेट खेलते हैं आप, कहते हैं ना एकदम से फील्ड पर है। आप कहाँ जा रहे हो, तो मैच खेलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया, फील्ड पर जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जो भी है दुनिया भर का, ठीक है ना। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए, आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये तो पास ला रहे थे, अब मैं इसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा सोचो तो। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट में दो पोल्स होंगे, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेट ले लिया हमने।
इस पॉइंट पर आप जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को लाए तो देखिए फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। अब यहाँ पर पी पॉइंट, पी डैश पर लाए, देखिए यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर आप जब लाए ना दोस्त, यहाँ पी डबल डैश पर, तो यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। सुनो जरा, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। इस पॉइंट पर जब लाए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, इसको थोड़ा दूर किए, यहाँ तक अट्रैक्शन था, इसको यहाँ पर लाए ना इस पॉइंट पर, तो थोड़ा अट्रैक्शन हुआ ही नहीं, थोड़ा क्या हुआ ही नहीं अट्रैक्शन। तो आपने कहा कि यार इसको थोड़ा यहाँ ले आए क्या पास, यहाँ देखते हैं इसको थोड़ा सा सरका के, तो आप देखिए कि अरे यार यहाँ पर ना, सिंपली जरा फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो देखिए नहीं हो रहा है, फिर थोड़ा इधर ले गए इसी पोजीशन पर, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो कहते हैं क्या कि जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट था ना आपका, जिस पॉइंट पर ये क्या हो गया आपका, इतना यानी इतना दूर यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, स्वाभाविक सी बात है पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाएगा दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, सिंपली समझ में आ गया होगा कि सिंपली आप मान लो बैठे हुए हो, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, आपके नियर पर, ठीक है, एक ऐसे सबस्टांसेस आए जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, और आप थोड़ा सा हट जाते हो या ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाता है, तो अब फिर देख रहे हो कि आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फिर थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं आप, जिस पॉइंट पे वो सबस्टांसेस जिस पॉइंट पे आप पे इफेक्ट डालना स्टार्ट कर दे, आप समझ जाना वो पूरा रीजन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अब क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मली बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्त जो यूनिट्स और फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हम अगर बात करें थोड़ा, देखिए अब होता क्या है, जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B। किससे डिनोट करते हैं आप? B से। एकदम याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B, ठीक है। चलिए अब आता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको कह सकते हैं B पर क्या लगा दिए, एरो। परेशान नहीं होना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यह एरो इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे कि नहीं। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम किसी भी सिंबल के ऊपर एरो लगाते हैं, ठीक है, उसको हम वेक्टर शो करते हैं, ठीक है। ये वेक्टर शो कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब होता क्या है सिंपली, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम एक लाइन और लिख सकते हैं जो आपके छोटा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है CET के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हैज, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तब बनेगी जब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। अब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब, देखिए सर, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब with the help of ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ठीक सर। मैग्नेटिक कंपास किसके थ्रू करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू। और मैग्नेटिक कंपास की बात कर लेते हैं तो ये क्या किस तरह से काम करता है, तो हम इसको और भी दूसरे तरीके से कह सकते हैं,
द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जरा समझिएगा, द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है ना, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ठीक है दोस्तों, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि अलग अलग थियरी आते हैं इसके। अब सिंपली अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज़ें भी आती है, ठीक है। जैसे अगर सिंपली अगर कहें तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो है वो डिपेंड करता है उसके शेप पर, किस टाइप का शेप है। अगर लाइन चार्ज है तब क्या बात बनेगा, सर्कुलर पाथ है तब क्या बात बनेगा, रिंग है तो क्या बनेगा, हाँ, इस तरह का उसके जो फार्मूले हैं वो वेरी करता है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये होता है क्या कि यार मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम नॉर्मल फार्मूला देखें और ये किस किस चीज़ पे आपके लेवल में खास करके बात करें तो आपके लेवल में किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके लेवल में बात करें तो अब ये ज़रा फोकस करो। अगर मान लो कोई बार मैग्नेट है, एक और स्टेट की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, फिजिस्ट कहा जाए उसको, ठीक है, तो और स्टेट ने एक रिलेशन दिया था और, ठीक है, उसको दूसरे लैंग्वेज में हम इसको अगर बोले तो बायो-सेवर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। एक ज़रा देखो, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, एक रिलेशन दिया था दोस्तों। अब ये रिलेशन क्या था नॉर्मली कि एक वायर लिया, ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका एक वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट्री को पार्टिकल्स को ब्रेक किया, अब इस वायर में करंट को पास कराया, ठीक है दोस्त। आपको पता है जब करंट का पास होएगा तब इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल या सोर्स चार्ज देंगे, ऐसे नॉर्मली करंट तो नहीं जाएगा ना। अगर ऐसा जाएगा तो फिर यहाँ पर हम लोग जितना परेशान होते हैं, इन्वर्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट एक वायर लगा दीजिए, करंट आ गया। कहीं ना कहीं पोटेंशियल या कहीं ना कहीं सोर्स होता है, सोर्स होगा तभी जाके करंट पास होएगा, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वायर है मान लीजिए और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तब फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे फार्मूले आपके आ जाते हैं। तो फार्मूले की बात करें ना तो सिंपली अगर नॉर्मल से फार्मूला की हम बात करें तो एक फार्मूला ये भी आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई, ठीक है, क्या आ सकता है स्टेट कंडक्टर का, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, ठीक है, सिंपली। तो हम लोग इसका ही जिक्र कर लेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं थोड़ा बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है दोस्त। एक इक्वेशन था, मान लीजिए एक थियरी थी, ठीक है। अब यहाँ से उसने कहा कि सपोज मान लीजिए अगर इस तरह की बात करते हैं, आप कोई कंडक्टर है और यहाँ से आप करंट को पास करा दीजिए, चलिए करा दीजिए। अब करंट को पास कराते हैं और ये इस पॉइंट की बात कर लिया इसने, यानी पी पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट की बात के लिए ये पी पॉइंट मान लो, ठीक है। और यहाँ पर हम इस करंट पर टेंजेंट को डालने की कोशिश करें, ज़रा सोचो क्या कर रहे हैं, इसको टेंजेंट डालें, तो टेंजेंट कैसा डल जाएगा, देखो रेड से डाल देता हूँ मैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, टेंजेंट आता है ना डालें तुम्हें, देखो तो ये टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये एंगल क्या बना रहा है आपको, थीटा। तो समझने की कोशिश करना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कि नॉर्मली ये क्या है कैसे है, अगर ये इतना नहीं समझ में आ रहा है तो फिर व्यर्थ है दोस्त, ठीक है। तो ये मत करना सर आप ऐसे एकदम से क्यों बोल देते हो कि व्यर्थ, बिल्कुल अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम बेकार है, ठीक है, बिल्कुल फायदा नहीं है दोस्त, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने आपको पहले कहा वीडियो लेक्चर में कुछ आपको नया चीज़ें मिलेगा, तो नया चीज़ में आपको ये वायर मिल रहा है, तो वायर के बारे में तो समझ ही रहे होंगे, और एक पी पॉइंट्स लिए, और पी पॉइंट पे हमने कहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है फिर तो बेकार है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने दिया आर, क्या दे दिया मैंने, डिस्टेंस मैंने कहा आर है, ठीक है। चलो देखिए, अब सिंपली मैं कहता हूँ क्या कि यार अगर ये वायर है, सपोज मान लो, फिर से सुनो, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मत कह देना समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो भी छोड़ दो दोस्त, ये इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर,
इसलिए मैंने बार बार आपको बोलता हूँ कुछ चीज़ें नए दिखाई देगा आपको, और नए का मतलब ये नहीं होता कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता होता कि वायर, इलेक्ट्रिक वायर क्या होता है, करंट क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे बढ़िया कोई काम धंधा स्टार्ट कर लो। ठीक है, देखो अब सिंपली हम बात करते हैं कि ये जो वायर है ये क्या है, आपका कंडक्टिंग वायर है। और वायर कंडक्टिंग इसलिए कि यहाँ से करंट पास हो जाएगा। अगर करंट पास होता है तो इस पॉइंट को हमने एक नोटेट कर दिया, पॉइंट है, मान लो इतना बड़ा मैग्नेट है और यहाँ से फोर्स स्टार्ट होता है, तो यहाँ से फोर्स स्टार्ट होता है, तो हमने इस पॉइंट को दिया O, तो हमने कह दिया ओरिजिन। और ये पॉइंट को देखिए कि यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो हमने कहा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाता है सपोज, ये डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, अब डिस्टेंस R है, इस पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट डालते हैं। टेंजेंट डाले हैं क्योंकि परपेंडिकुलर निकालने के लिए। ठीक है दोस्त, अब इस पर टेंजेंट डालते हैं। अब टेंजेंट डाले तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड है क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर, क्योंकि हम पढ़े गए चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये किस किस, दूसरी बात भी कर लेता हूँ मैं कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, जरा फोकस कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field is proportional to electric current. Passing through the conductor. इतना तो समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दिया है थोड़ा बहुत, अभी कुछ दिन पहले चैप्टर फिनिश हुआ है। ठीक है, अगर आप बात करें तो पूरा करंट का साथ 3-4 टॉपिक हमने बनाया है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको आप देखने की कोशिश करें। हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लोगों के साथ B ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट। समझना है इस चीज़ को, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। और करंट किस पे डिपेंड करता है, उसके पोटेंशियल पे। ये सब खुद से दिमाग लगाया करो, है ना। तो करंट किस पे डिपेंड कर दिया, पोटेंशियल पे, सोर्स पे। ठीक है, अब दूसरा जो बनता है, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये डिपेंड करता है किस पर, यानी लेंथ पर। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। ठीक है ना, किसके लेंथ पर, यानी जो कंडक्टिंग वायर उसके लेंथ पर। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, यानी सॉरी लेंथ को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और लेंथ को घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है। और सिंपली जो तीसरा चीज़ है दोस्त, वो क्या है आपका, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² का। फिर से सुनिए जरा, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पे, और दूसरा जो पार्ट है ये उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा, ये वाली लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रेडियस, ये डिस्टेंस है, लेंथ कंडक्टिंग वायर का है। यहाँ पर L जो है ये आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अब ये तो कंडक्टर नहीं है, ये तो आपने सिर्फ क्या लिया है कि सर जी P पॉइंट पर आपका कोई ना कोई फील्ड जनरेट हुई। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा होगा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं L जो है लेंथ ऑफ क्या है, कंडक्टर। R क्या है, यह डिस्टेंस। R क्या है आपका, ये आपका है डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है। अब ये डिस्टेंस कौन सा मेरे भाई, ठीक है, दूसरा कह सकते हैं
कि सेपरेशन कह दीजिए, डिस्टेंस और सेपरेशन एट पॉइंट P फ्रॉम कंडक्टिंग वायर। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं कहाँ से, आर जो है ये डिस्टेंस है, सेपरेशन कहाँ से, P पॉइंट से किसी वायर, यानी वायर से यहाँ तक, यानी O से। ठीक है, अब डिपेंड क्या करता है कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, और आप बन गया थर्ड इक्वेशन, और आपके पास जो थर्ड इक्वेशन। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, थीटा का। तो हम यहाँ से ले लेते हैं थीटा कहाँ पर, साइन थीटा। अब साइन थीटा ही क्यों लेंगे, कॉस थीटा क्यों नहीं लेंगे भैया, आपने यहाँ पर क्या करा है, टेंजेंट डाला, और टेंजेंट इज जस्ट बिहेव एज अ परपेंडिकुलर, टेंजेंट is behaves as perpendicular. So in the case of perpendicular हमेशा क्या करते हैं, टेक साइन। समझना जरा, केस ऑफ परपेंडिकुलर जस्ट यू मस्ट टू टेक साइन फॉर्म। ठीक है, अब जरा देखिए, अब आपके पास में कितने ऑप्शंस बन गए, 4 ऑप्शंस। आपका क्वेश्चन कहीं पर भी चेंज कर सकता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट पे, लेंथ ऑफ वायर पे, और उसके डिस्टेंस कहाँ से, P पॉइंट पर, और उसके थीटा कोई ना कोई तो एंगल बना टेंजेंट के बाद, इस पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई सामान बेचना शुरू करो, कंपटीशन छोड़ दो, फिर बस की बात नहीं है दोस्त। क्योंकि सिंपली मैंने बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन करा है, कोई काम धंधा और कर लो, ठीक है, उसके सोच लो कि नहीं होगा, परेशान नहीं होना है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, डायग्राम से आपको हम एक एक करके पार्ट्स आपको समझा दिए हैं। ठीक है, कि एंगल पे क्यों डिपेंड करता है, अगर हम साइन थीटा ही ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, हमने एक काउज लिख दिया आपको। ठीक है, अब इन 4 इक्वेशन से एक हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जरा देखिए। अब चारों इक्वेशन से एक आपका क्या बन सकता है, फाइनली आप कह सकते हो कि बी, जरा देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और फिर से क्या बनता है आपका, लेंथ। फिर से क्या मतलब, ये हो गया कि जो आपका डायरेक्टली जो है उसको सीधे लिखो, जो इनवर्सली उसको नीचे कर लो, फिर आपका इनटू बनता है साइन थीटा, और अपॉन में क्या बन रहा है, आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक इक्वेशन और आ गया, ए, इसको हटाइए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू K, यहाँ से कह सकते हैं I इंटू बोलिए L इंटू बोलिए साइन थीटा, अपॉन में बन गया आर स्क्वायर। अब ये क्या K क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट को, इसको मैग्नेटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप, क्लियर है। अब ये कांस्टेंट सिंपली किसके करीब होगा उसकी बात करने जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, ग्रेविटेशन में भी आप लोग पढ़े थे इस तरह का कि F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G(m1 m2) सॉरी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो आप कांस्टेंट इस्तेमाल करते थे G, करते थे ना। तो इसी फॉर्म में इस G को हटाने की कोशिश करें, यानी K को हटाने की कोशिश करें। वहाँ पर ग्रेविटेशन था इसलिए G लिए थे, यहाँ पर आपका क्या है कि मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक M तो नहीं ले लोगे ना, तो सिंपली हम कर रहे हैं यहाँ पर K। अब इस कांस्टेंट को हटा रहे हैं, जब कांस्टेंट को हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा एक वैल्यू आता है μ0 अपॉन में 4 पाई। ठीक है, और μ0 अपॉन में 4 पाई। ठीक है, और μ0 क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, जरा देखो μ0 क्या है, μ0 इज अनदर कांस्टेंट। ठीक है, अब अनदर कांस्टेंट में μ0 की जो वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है दोस्त, इसको क्या बोलते हो आप, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है ना,
अब जरा सोचो तो, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस रख लिया आपने, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 8.854, नहीं, अब इस पूरे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो ऑलमोस्ट आपका आता है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आएगा 10 के पावर -7, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 के पावर -7। अब एक बात और आता है, आपको म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है, और इंटू 4 पाई, ये वैल्यू आता है पूरा, यानी के की वैल्यू कितना आ गया ऑलमोस्ट, एक सेकेंड गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू आ जाती है 10 के पावर -7 कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों, तो अब के की वैल्यू कितनी आएगी, और के की वैल्यू आती है यानी 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, तभी देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसल और ये 10 के पावर 7 बच रहा है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर अनदर कांस्टेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्यों, के की वैल्यू इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आपसे दो तरह के बातें बन सकता है, ये पूछ सकता है कि बात बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके डिस्टेंस सेपरेशन पे डिपेंड करता है, जहाँ पर फील्ड जनरेट हुआ और जो वायर है उसके बीच जो सेपरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड उस एंगल पे डिपेंड करता है जब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो और वायर के बीच का एंगल वहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इन चारों से हमने कर लिया क्या, एक इक्वेशन तैयार, एक, अब यहाँ पर होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने क्या रखा, के की वैल्यू कितना कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑलमोस्ट कितना हो गया, क्योंकि आपका यानी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, अब म्यू नॉट क्या है, इसको बोलते हैं अनदर कांस्टेंट, और अनदर कांस्टेंट में कह सकते हैं हम लोग परमिटिविटी फ्री स्पेस और 10 के पावर कितना -7। तो अब यहाँ पर आता है